सारा आकाश उपन्यास के द्वितीय खंड के भाग 3 का जो बचा हुआ हिस्सा है यानी भाग 4 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि समर किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतार लाइनें देख करके आता है और अपने ऊपर जो है सोचने लगता है कि किस प्रकार मैं यहाँ पर आकर के मारपीट जो है जैसी स्थिति में आया, क्योंकि यहाँ लोग की भगदड़ मची है, कहीं जगह नहीं है। और उसको याद आता है कि सब नाते रिश्तेदारी ये सब लेकर के है, यानी उसके जीवन की वास्तविकता का अनुभव होता है। वह जिस कल्पना लोक में विचरण करता रहता है उस कल्पना लोक से अब बाहर आता है। वह समझ जाता है कि जिन महापुरुषों के जैसे बनने के मैंने सपने देखे थे, उन महापुरुषों के युग और उसका आज का अपना युग, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो वहीं पर जो है आगे हम चलें। दोपहर बाद जब घर पहुंचा तो डाकिये से कुछ लेकर अमर घर के भीतर जा रहा था। पूछा, किसकी चिट्ठी है अमर? अमर इस तरह चौंका जैसे सिटपिटा गया हो। हकला कर बोला, छोटी भाभी की है। लाओ मुझे दो। हाथ बढ़ाकर पत्र मैंने उसके हाथ से ले लिया। मुहर देखी, प्रभा के घर की नहीं थी, साफ नहीं आई थी। गौर से देखने पर जोधपुर की लगती थी। आश्चर्य हुआ, जोधपुर से पत्र किसने डाला है? लेकिन खोलने की इच्छा ज़रा भी नहीं हुई। जानता हूँ, मेरी ही जानकारी में प्रभा के न जाने कितने पत्र खोले गए थे, यानी उसकी चिट्ठियाँ आती थी तो लोग खोल लेते थे, लेकिन इसने जो है अब नहीं खोला। अमर के रुख से भी जान गया था कि पत्र आज रात को भली प्रकार सेंसर करके यदि आवश्यकता समझी जाती तो कल दिया जाता, यानी आज घर वाले देख लेते क्या लिखा है क्या नहीं, तब उसको थमाया जाता उसको जो उसकी चिट्ठी आई थी। यहाँ पर पता चला है उसकी चिट्ठियों पर नज़र रहती थी, लोग उसकी चिट्ठियों को पहले देख लेते थे। पत्र लेकर मैं भीतर आया। प्रभा एक कोने में बैठी बैठी आटा छान रही थी। मैं इस बात को देखते देखते ऊब चुका था कि जब देखो तब या तो वह रसोई के काम में लगी है या रसोई संबंधी ही किसी काम में उलझी। आखिर कितना काम है चौके का कि चुकने में ही नहीं आता। इस समय तो ऐसा मन हुआ कि दोनों बाह पकड़कर उसे उठा दूं और कहूं, चलो बहुत हुआ, बाकी काम कोई और कर लेगा। लेकिन वह कोई और कौन होगा? पड़ाते होठों और सूखे गले से धीरे से जाकर कहा, या तुम्हारा पत्र आया है प्रभा? कहाँ से? वह एकदम हुलस पड़ी। मेरे हाथ से खत लेकर कोना पकड़े हुए ही पता पढ़ा और उमग कर बोली, जोधपुर से आया, रमा का होगा, बहुत दिन में आया। मैंने भी उसे लिख रखा है। लिफाफा नहीं था कि उसे डालती। फिर सहसा मेरे चेहरे को देखा तो बात अधूरी छोड़ दी। तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं चलते चलते बोला, पहले इसे पढ़ लो, आटा पीछे छान लेना। पत्र मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, ए सुनो, इसे जरा हमारे संदूक में रख दो, रात को पढ़ूंगी। लो, यह ताली है। ताली का मतलब यहाँ पे चाबी है। अपनी अपनी बोलियों के अनुसार जो है कभी कभी साहित्यकार शब्दों का चयन कर लेते हैं। तो पल्ले से बंधी कमर में घुसी ताली को खींचती वह बोली, अभी तो सारा काम करना है, खाना तो अभी बना ही भी नहीं है। तभी उसे याद आ गया हो, इस तरह बोली, और क्यों, आज जनाब ने खाना क्यों नहीं खाया? हम अभी तक भूखे बैठे। मैंने बहुत ही अधिक नरम स्वर में कहा, भूख नहीं थी प्रभा, खा लिया था, बड़ा खा लिया था। उसने विद्रूप से दूर आया। विद्रूप से यानी किसी को हम जब उल्हाना देते हैं तो उसको कहते हैं विद्रूप। जैसा तुमने खा लिया था मैं खूब जानती हूँ। कम से कम या तो सोच लेना चाहिए कि ज़रा से गुस्से के मारे हम तो खा नहीं रहे, लेकिन दूसरा आदमी भी तो भूखा बैठा होगा। तो तुमने सचमुच अभी तक नहीं खाया? मैंने एकदम पूछा। लगा असफलता की सारी थकान और मन की सारी बुझन अपने आप पिघल गई। आंखों में नमी खुलाई। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी लाइन जो लाइनिंग क्वेश्चन में आ सकता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आपको बड़े प्रश्न जो बनने वाले लगेंगे, मैं उन सबको
आपको जो है उपलब्ध कराऊंगा। और अभी बहरहाल ऐसे ही लाइनिंग पर हम चलेंगे, तो इसको जल्दी से हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो फिर इनसे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आंसर्स भी कोशिश करूंगा कि आपको अवेलेबल हो। आपको क्या है, आपको तो जब घूमने से फुर्सत मिले तो पूछ लीजिए। वह नाराज़ होकर आटा छानने लगी। मन पुलकने लगा, हजारों प्रश्न मन में घुमड़ने लगे। जब मैं तुमसे नहीं बोलता था तब भी इसी तरह भूखी रहती थी क्या? गला साफ करके इतना ही कहा, लाओ अब दे दो। सुबह अपने कहे हुए शब्दों पर खुद ही गुस्सा आने लगा। अब बासी खाओगे? वह जल्दी मचाती हुई सी बोली, अभी आधे घंटे में ताज़ा बनाए देती हूँ। और देखो, मेरे संदूक में ज़्यादा उलट पुलट मत करना। मैं ऊपर आ गया। कोठरी में उसका संदूक एक ओर रखा था। खोला और लापरवाही से पत्र डाल दिया। फिर उसकी बात का ध्यान हुआ और मन को रोकते रोकते इच्छा जोर मारने लगी कि देखूं तो सही संदूक में रखा क्या है। क्या क्या है? देखा, रेशमी और सूती 4-5 साड़ियाँ, ब्लाउज और कागज़ के तथा दूसरे डिब्बे डिब्बियों में जाने क्या क्या रखा था। कपड़े सचमुच अच्छे किस्म के थे और घर का ऐसा काम करते हुए रोज़मर्रा के पहनने के लायक नहीं थे। सबसे अधिक जिस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा वे थी 2-3 पुस्तकें। माया की वही प्रति अभी भी रखी थी। माया जो है एक पुस्तक है महिलाओं से रिलेटेड। पुस्तकें उसके किसी संबंधी ने दे दी थी। महान महिलाओं के जीवन चरित्र पर एक ही पुस्तक और एक गांधी जी की आत्मकथा, एक नवयुवतियों के जानने के लायक बातों पर कोई किताब और प्रेमचंद की रंगभूमि। सब पर भेंट के साथ साथ उसके अपने हाथों से भी एक कोने में लिखा था प्रभा। रंगभूमि के पन्नों में झांकते कागज का एक सिरा दिखाई दे रहा था। खींचकर बाहर निकाला तो देखा किसी का पत्र था। सबसे पहले नीचे भेजने वाले का नाम पढ़ा तो चौंक गया। वहाँ प्रभा का ही नाम था। प्रभा का पत्र वहाँ क्यों रखा है? कागज खोलकर अच्छी तरह देखा। अक्षरों की बनावट सुस्पष्ट थी, लेकिन पत्र बड़ी जल्दी में लिखा गया था। वर्ष भर में पहली बार मैं अपनी पत्नी के हाथ की लिखाई पढ़ रहा था, और वह भी उस पत्र की जो किसी दूसरे के नाम था। गर्व भी महसूस हुआ कि मेरी पत्नी की लिखाई सैकड़ों से अच्छी है। कहीं चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी पत्र पढ़ने लगा। और वह पत्र जाने कब तक अक्षर अक्षर मेरे मन में गूंजता रहा। लगता जैसे मैं पढ़कर उसे दोहरा नहीं रहा, बल्कि खुद वही रात के अंधेरे में लेटी लेटी मुझे अपने मन को खोलकर बता रही थी। ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। लगता जैसे मैं पढ़कर उसे दोहरा नहीं रहा, बल्कि खुद वही रात के अंधेरे में लेटी लेटी मुझे अपने मन को खोलकर बता रही हो। थोड़े दिनों बाद तो मुझे अब विश्वास ही नहीं रह गया कि सचमुच मैंने इतना पत्र पढ़ा था। फिर तो ऐसे लगने लगा कि पत्र तो छोटा था, उसे मेरे मन की कल्पनाओं ने खींच तान कर बढ़ा लिया है। हाँ, इतना ज़रूर याद है कि पत्र कई किस्तों में लिखा गया था, क्योंकि लिखाई कई बार टूट टाट कर नई हुई। बहुत दिन बाद तक पत्र का जो विस्तार पूर्ण रूप मुझे याद रहा वह शायद यूँ है। मैंने कहा कि विस्तार पूर्वक वर्णनात्मक शैली में डिस्क्रिप्टिव जो स्टाइल होती है उसमें यह उपन्यास जो है लिखा गया है, और आत्मकथात्मक उपन्यास समर के रूप में खुद अपने आप को जो है रचनाकार राजेंद्र यादव ने यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत किया है। कहते हैं, लिखा है उस पत्र का सार, प्रिय रमा, जब तुम्हारा पत्र मिला तब मैं अम्मा के पास ही थी, और शायद अम्मा के पास जब वापस पहुँचूँगी। देखिए, हम लोग अगर पत्र पढ़ेंगे तो पत्र पढ़ते रहेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ हमारे काम का है, तो इसलिए हम जो है आगे बढ़ जाएं, यही हमारे लिए बेहतर होगा।
कुछ हम इस पत्र में देख लें कि प्रभा की जो इच्छाएं थी उसको यहाँ पर कैसे रखा गया। प्रभा जो है बचपन में क्या सोचती थी, उसकी क्या इच्छाएं थी, इस पत्र से हमको जो है मालूम होंगी। इसलिए हम जो है पूरा पत्र ना पढ़ के मुख्य मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे प्रभा अपनी मित्र रमा को, दोस्त रमा को लिखती है, मेरा पति तो प्रोफेसर होगा, कहीं अफसर होगा, किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा। हम और वह बस दो ही प्राणी होंगे। ये किलबिल सास देवर भाभी भतीजे कुछ नहीं होंगे। खूब लंबी चौड़ी एकदम नए ढंग की कोठी होगी। जहाँ भी कोई फर्नीचर अच्छा लगता उसे अपनी कल्पना की कोठी में सजा लेती। रंग रोगन, पॉलिश, पर्दे, चारों तरफ सदाबहार मेहंदी की लाइनों में कहीं लॉन लगे होते, कहीं टेनिस या बैडमिंटन कोर्ट होता। 3-4 नौकर सुबह ये मुझे बड़े प्रेम से उठाएंगे, मेरी देर से सोने की आदत को बुरा भला कहेंगे। चाय पीते पीते, हंसते हंसते, अखबार पढ़ते पढ़ते सारा समय निकल जाएगा। इनके दफ्तर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा समय कट पाया करेगा। किसी पड़ोसिन के यहाँ चली जाया करूँगी या उसे बुला लिया करूँगी। फिर शाम को हम रोज़ किसी सिनेमा या किसी दोस्त के यहाँ जाया करेंगे। ऐसे ही और भी ना जाने क्या क्या बातें थी जिनमें डूबी रहती थी, अब तो सब याद भी नहीं आती। ऐसा हमें जो है रमा का जो पत्र लिखा गया है उसमें प्रभा की बचपन की जो उसकी इच्छाएं थी विद्यालयी जीवन में रहते हुए, पति के संबंध में, अपने ससुराल के संबंध में, वह यहाँ पर हमको जो है पता चलता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें आगे। अब आगे वो बताती है कि मैंने जो कुछ सोचा था वह तो अब कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब जो है एक नया जीवन शुरू हुआ है जिसमें हम बहुत घुटन वाला जिंदगी जी रहे हैं। आगे देखें। पत्र समाप्त हो गया। उसे कितनी देर हाथ में लिए खड़ा रहा मुझे नहीं मालूम। पता तब लगा जब अचानक हाथ की पकड़ ढीली हो जाने से वह नीचे गिर पड़ा। चौंक कर उसे यथास्थान रखा। संदूक बंद किया तो लगा जैसे किसी जिंदा जीव को मारकर गाड़ रहा। ये लाइन दी जा सकती है कि संदूक बंद किया तो लगा जैसे किसी जिंदा जीव को गाड़ रहा। भर आई आंखें पोंछी। उसकी आंखें इसलिए भर आई, उसकी आंखें इसलिए भर आई कि भविष्य को लेकर के एक लड़की ने, एक युवती ने क्या सपने जो है संजोए थे। केवल एक युवक ही नहीं बल्कि युवतियां भी अपने सपने जो है संजोती हैं, और उनका सपना किस तरह पूरा होता है या अधूरा हो गया है, पूर्ण नहीं हो पाया है, इस पर उस पत्र को पढ़ करके समर को रोना आया। प्रभा, मेरी प्रभा, तुम नहीं जानती, यही स्वप्न तो मेरे भी हैं, यही सब तो मैं भी सोचा करता था। अगर अपने होने वाले पति के बारे में तुम तरह तरह की कल्पनाएं किया करती थीं, तो क्या मैंने रात रात जागकर अपनी नींद नहीं खराब की कि अपने भविष्य को मैं कैसे बनाऊंगा। तुम्हारे सपने घुट घुट कर मर गए तो मेरा भविष्य भी क्या गिर कर चकनाचूर नहीं हो गया। लेकिन मैं किसे कोसूं? तुम तो रमा को लिख दोगी, भाग्य को कोसोगी और भीतर ही भीतर घुलोगी, चुप रहोगी। लेकिन मैं भी यही करूँगा तो कैसे होगा। मगर फिर भी मुझे जाने क्यों लगता रहा कि मेरी आत्मा पर एक हत्या का पाप लदा है। कांतर की तरह पंजे गड़ाए कुछ चिपका है। चौखट के सहारे खड़ा खड़ा बड़ी देर में अपना माथा किवाड़ों पर ठोंकता रहा। धीरे धीरे सामने ऊंचे ऊंचे मकानों के पीछे सूरज का बड़ा सा गोला उतराता जा रहा था। शहर का कोलाहल खूब बढ़ गया था और 2-4 पतंगे आसमान में मंडरा रही थी। कौवे लाइन बनाकर सूरज की ओर चले जा रहे थे। यानी शाम का दृश्य जो है यहाँ रचनाकार ने दिखाया। यहाँ पर भी जो लाइनिंग है आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और
और हम इस बुक में भी कर दे रहे हैं कि मेरी आत्मा पर एक हत्या का पाप लदा है, कांतर की तरह पंजा गड़ाए कुछ चिपका है। मगर फिर भी मुझे जाने क्यों लगता रहा कि मेरी आत्मा पर एक हत्या का पाप लदा है, कांतर की तरह पंजा गड़ाए हुए कुछ चिपका है। ठीक है, ये लाइनिंग आ सकती है। इसका हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो वही पुराना लेकर के बताएंगे कि समर ने प्रभा के पत्र को जो है छिप करके पढ़ा, जो कि रंगभूमि में वो पहले का पत्र रखा हुआ था, और वो पत्र जो है वह भेजना चाहती थी अपनी मित्र रमा को। उस रात मैंने प्रभा से पूछा, अच्छा प्रभा तुम बताओ, क्या तुम क्या चाहती हो? ईमानदारी से बताना, मुझे बहकाने की कोशिश ना करना। मैं आगे भी पढ़ूं या नौकरी कर लूं? और मुझे उस अनजाने व्यक्ति का स्मरण हुआ आया जिसको उसने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बाहर देखा था, जो सिगरेट पी रहा था। प्रभा ने गहरी सांस ली। मैं जो कुछ चाहती हूँ वही सब कैसे हो सकता है? अपनी स्थिति भी तो देखनी होती है। लेकिन मेरे मन से पूछो तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो, कम से कम एमए तो कर लो। फिर मैंने उत्सुकता से अगले विचार जानने चाहे। शायद वह पत्र की भाषा दोहराए। फिर क्या? तब कहीं प्रोफेसर हो जाना, कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना। लेकिन तब तक घर का क्या होगा? तुम्हें विश्वास है कि एमए पास करने तक इस चक में मैं जिंदा बचा रहूँगा? लेकिन अभी तुम्हें कौन सी ऐसी नौकरी मिल जानी है कि घर वालों के दलित दर दूर कर दो? प्रभा बोली। उसका मुंह झलझला आया। और मुझे तो दोष देना मत, जो तुम्हारे जी में आए सो करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम रखें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के हिसाब से काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 में हम फिर भाग 5 में फिर हम मिलेंगे, क्योंकि ये जो खंड है काफ़ी बड़ा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आज 3 को ख़त्म ही कर लें। दोष देने की बात नहीं प्रभा, मैं क्या खुद नहीं जानता कि बिना डिग्री अच्छी नौकरी पाना कितना मुश्किल है। एमए तो मुझे किसी न किसी हालत में करनी ही है, चाहे नौकरी के साथ साथ कुछ और भी क्यों न करना पड़े। हाँ, थोड़ा कष्ट ज़रूर हम लोगों को सहना पड़ेगा। कष्ट को अब कौन से गलीचों पर पड़े पड़े सुख भोग रहे हैं। तमक कर उसने कहा, थोड़ा और सही। सच प्रभा, मैं सब कर लूँगा, तुम मुझे हिम्मत बंधाती चलो, मैं दुनिया के सब काम कर लूँगा। जिंदगी में बड़ा अकेला रहा हूँ, बड़ा निराशावादी रहा हूँ। कभी किसी ने प्रोत्साहन और प्यार का एक शब्द नहीं बोला। अगर तुम मेरी शक्ति और प्रेरणा बन सको तो मैं अपने और तुम्हारे सारे सपने साकार कर लूँगा। भावुकता के आवेश से मेरी आंखों में आंसू भर आए। एक बात यहाँ क्लियर हो रही है, समर का अगर हम चरित्रांकन करेंगे, चरित्र चित्रण करेंगे, तो पाएंगे कि समर भाववादी है, बहुत भावुक है ना। जिंदगी में बड़ा अकेला रहा हूँ, बड़ा निराशावादी रहा हूँ। कभी किसी ने प्रोत्साहन और प्यार का एक शब्द नहीं बोला। अगर तुम मेरी शक्ति और प्रेरणा बन सको तो मैं अपने और तुम्हारे सारे सपने साकार कर लूँगा। ये जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनकर आऊँगी। जब भी तुम पाओ कि मैं तुम्हें पीछे घसीट रही हूँ तो निर्मम होकर रास्ते की बाधा की तरह मुझे छोड़कर अपने को अलग कर लेना। मेरी चीख पुकारों पर ध्यान मत देना। बाहर से झांकती चांदनी में उसके गालों पर आंसुओं की धारियाँ चमकने लगी। मैंने अब जरा व्यवहारिक होकर कहा, तो प्रभा, हमारा सबसे पहला निश्चय यही है कि इस घर से हम कोई चीज़ नहीं लेंगे, कोई भी चीज़। कल मैं और भी ज़ोर से नौकरी तलाश करूँगा। धोती मांगी थी तो आज अम्मा और बाबूजी की बातें सुनी। छोड़ो, वे बेचारे भी क्या करें। प्रभा ने बात टाल दी। वाह, करें कैसे नहीं, भाभी के लिए कैसे निकल आती है। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए तो न भाभी के पति के बल पर सारा घर चलता है, लेकिन इस बात को भी तो साफ नहीं कहते। सारे बेटों के प्रति समान भाव की बात फिर क्यों की जाती है। खैर जी, हमें तो अब कुछ लेना ही नहीं है।
लेने को अब कौन सा मिल जाता है, मांगने पर तो मिलता नहीं। वैसे तो सच कहूँ प्रभा, आज मैं बहुत ही निराश हो गया था। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं घर आता भी या नहीं। आवेश में मैंने कहा। ठीक है। उसके सारे शरीर को बाहों में भींच लिया। मुग्ध मयूरी से उसके खुले नयनों के आकाश में विभोर खुमारी के बादल गिराए और मेरी थकान और निराशाएं प्यार की शीतल फुहारों में हुलसने लगी। मयूरी माने मोरनी। ठीक है। तो आज हम इतना ही रखें, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।